Okay, first we will revise what we have discussed quickly in our last call. So we have seen that this is the solar system, this is the Milky Way galaxy, and this is what we call the Vishnu Nabi, and the little orange color ball is our solar system. So when we deep dive into it, हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको हमने हमारे ऋषियों ने उसको 360 डिग्रीज में डिवाइड किया एंड 27 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसको नक्षत्र कहते हैं। और डिवीजन करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे अर्थ से सन कितने डिग्रीज पे है, मार्स कितने डिग्रीज पे, मून एंड डिफरेंट जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो कितने डिग्रीज पे है। वो देखने के बाद हमने ये देखा कि अर्थ एंड सन डिग्रीज डिवाइड करने के बाद हमने उसको 12 राशि में डिवाइड किया और उसका जो स्नैपशॉट हुआ उसको बनाते हैं हम अपनी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली 4-5 टाइप्स की होती है: सर्कुलर, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड ईस्ट इंडियन। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि हम हॉरोस्कोप देख के कैसे बता सकते हैं कि किसी भी इंसान किस टाइम पे पैदा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द सन, जो आप सब लोगों ने अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक किया था और वो सही था। फिर हमने देखा कि जो 12 हाउसेस हैं उनके नाम क्या है। ये नाम जानना इसलिए जरूरी था बिकॉज जो हमारी जातक परिजात, फल दीपिका, भृगु पराशर हो रहा, जो हमारी वैदिक ग्रंथ है उसमें इन भावों भावों को इन नामों से बताया जाता है। सो अगर हमें पता है कि इन नामों को क्या कहते हैं, डिफरेंट हाउसेस को क्या कहते हैं, तो अगर फ्यूचर में हम कभी भी अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहें तो हम इजिली समझ सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि 12 हाउसेस डिफरेंट चीजों में कैसे डिवाइडेड होते हैं, और ये होमवर्क भी था आप लोगों का कि आप लोग ये एक तो नक्षत्र चार्ट बनाए एंड 12 हाउसेस किस किस चीजों को डिनोट करते हैं वो बताएं। लास्ट क्लास में क्लास खत्म होने के बाद मेरे को पर्सनली एक व्यक्ति ने पिंग किया था, तो उसके लिए फ्यू स्लाइड्स बनाए हैं जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। हमारे 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इन चारों वेदों में जो है ज्योतिष के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक कि रामायण से लेके रामचरितमानस में भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे राम जी कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, किस टाइम पे पीरियड पे वो वनवास पे गए, रावण किस टाइम पीरियड पे पैदा हुआ, युद्ध कब हुआ, एक एक चीज जो है नक्षत्र वाइज एस्ट्रोलॉजिकली हमारे ग्रंथों में इंस्क्राइब्ड है। जो हमारे वेद होते हैं उनके 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो हमारा ज्योतिष है वो वेदों की आइज बताया गया है। ज्योतिष वेदों की आइज इसलिए बताया गया है ताकि जो आइज होती है वो देखने का काम करती है। तो जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी आप लोग हैं, अब आप लोग किसी का भी और अपना भी अपने फैमिली का भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने की शक्ति रखते हैं अगर आपने अच्छे से एस्ट्रोलॉजी समझा है या पढ़ा है तो। अब एस्ट्रोलॉजी का, बिकॉज जब आप किसी से कहेंगे कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का जान पहचान का होगा तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। ज्योतिष 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे कहते हैं संहिता, सिद्धांत और होरा। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है मैथ्स, जितना भी कैलकुलेशन है, डिग्रीज वाइज कैलकुलेशन है, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, किस दिन ये काम होगा, ये जो प्रिडिक्शन मैथमेटिकली जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं उसको सिद्धांत कहता है। आजकल जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स हैं उन उनकी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स को काफी हेल्प हो गया है, मैनुअली कैलकुलेट अब हमें नहीं करना पड़ता। और सिद्धांत में हमारा पंचांग बनाना, पंचांग देखना भी आ जाता है। ये सिद्धांत का पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। सिद्धांत में बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे पितामह, पितामह का मतलब है ब्रह्मा जी। फिर वशिष्ठ, वशिष्ठ जी थे राम जी के गुरु। लोमस, पुलस्त और सूर्य सिद्धांत। इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सूर्य सिद्धांत है, बिकॉज अभी यही अवेलेबल है, बाकी सब चीज अवेलेबल नहीं है। सूर्य सिद्धांत
जो है वो वारामिहिर ने अ, सारे जितने भी ऊपर के सिद्धांत हैं उनको कंबाइन करके पंच सिद्धांतिका बनाई। और सूर्य सिद्धांत अभी भी अवेलेबल है। सूर्य सिद्धांत सूर्य देवता से मायासुर राक्षस ने सीखा था। मायासुर रावण के ससुर जी थे। तो वो उतना पुराना एस्ट्रोलॉजी है। जो सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत में हमें ये पता चलता है कि प्लैनेट्स की मोशन कैसे वर्क करते हैं, और स्काई में एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है प्लैनेट्स की, डायरेक्शन, टाइम, और जितने भी सोलर एक्लिप्स है, मून एक्लिप्स है, किस टाइम पीरियड पे पड़ते हैं, ये सब चीजें हमें सूर्य सिद्धांत में पढ़ने को मिलती है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है संहिता। उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ये बताता है कि एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन ऑल दी मैनकाइंड्स। जैसे हमारे अर्थ पे क्या होगा, युद्ध कब होंगे, भूकंप कब आएगा, सुनामी कब होगी, वॉर्स कब होने वाले हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध कब होगा। या एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था 1940 में कि 1947 में इंडिया को आजादी मिलेगी। जब उन्होंने प्रिडिक्ट किया था तब लोगों ने उनके ऊपर बहुत हंसे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट उनका जो आर्टिकल था वो मैगजीन में छपा था जो कि यूएस में था। सो उसके बाद सबको पता चला द प्रिडिक्शन वाज राइट। तो लाइक दैट, या जो ट्विन टावर अटैक थे। सो इस टाइप की जो कलेक्टिव पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो आता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। जैसे अगर भूकंप आ रहा है, आग लगनी है, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ गुजरात में, तो ये सब जो चीजें हैं वो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पढ़ना चाहे, कुछ एस्ट्रोलॉजर इस चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अब पार्ट ऑफ हम थोड़ा सा पॉलिटिकल को भी हम कभी कभी ऐड कर लेते हैं। अब संहिता में भी पराशर संहिता है, गर्ग संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स बुक हमें मिलते हैं। जिससे अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, तो ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है जिसमें इसमें काफी डिटेल में सब चीजें मेंशन है। उसके बाद आती है होरा, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। होरा में थ्री पार्ट्स होते हैं: पराशरी ज्योतिष जिसको कहते हैं, जैमिनी ज्योतिष, और नाड़ी ज्योतिष। अभी करेंटली हम लोग इस क्लास में पराशरी ज्योतिष पढ़ रहे हैं। तो पराशरी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष में क्या डिफरेंस है? पराशरी ज्योतिष जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र से वो बेसिकली ली गई हैं। इसमें जो हम हाउसेस बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। जेमिनी में क्या होता है कि डिग्रीज वाइज इसमें हम आत्मा कारक, अमात्य कारक, इस टाइप की प्रिडिक्शंस लेते हैं। और नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं ऑलरेडी बे लीव्स में लिख के चले गए हैं। तो मेरे मतलब मेरा लक अच्छा था कि बनारस में मुझे अपने नाड़ी ज्योतिष लीव्स मिले, जिसमें इट वाज मेंशन कि व्हाट आई वाज इन माय पास्ट लाइफ, मैं पास्ट लाइफ में क्या थी ये पता चला, इस लाइफ में क्या होगा, और मरने के बाद अगले जन्म में मेरे साथ क्या होगा, ये सब मुझे वहां पे मिला। उसमें ये भी मेंशन था कि अभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप ये पूजा कर लें तो आपकी लाइफ के वो प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तो बाय लक आई गॉट माय नाड़ी लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो बनारस में है, साउथ इंडिया में भी है, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में है। तो ये मिल जाते हैं, ऋषि मुनियों ने तब से लिखे हुए हैं। तो एक पार्ट नाड़ी ज्योतिष का ये भी है। और जो होरा शास्त्र है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और मुझसे क्लास के बाद किसी ने पूछा था कि आप ज्योतिष के बुक्स के नाम बताएं जो हम पढ़ सकते हो। तो ये वो वाले बुक्स हैं जो बेस्ट है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को करने के लिए। और जितने भी संस्कृत की यूनिवर्सिटी है एस्ट्रोलॉजी की ऑल ओवर इंडिया, और ये गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो ज्योतिष पढ़ाया जाता है उसमें यही सारे बुक्स यूज होते हैं, जिसका नाम है बृहद पराशर होरा, बृहद जातक, सारावली, फल दीपिका, और जातक परिजात। अब इसमें होरा शास्त्र में जो अभी हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। जातक शास्त्र मतलब, कैन एवरीवन गो ऑन म्यूट? थैंक यू। ओके, सो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है जातक शास्त्र। और
हम लोग इसमें से और पढ़ सकते हैं मुहूर्त ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा किडनैप हो गया, या एक बार मेरे पास आया कि हमारा बच्चा किडनैप हो गया, एक दिन से मिल नहीं रहा है। एंड फिर जब कुंडली देखी तो देखा कि जो लग्न का स्वामी है वो 9th हाउस में था, मतलब वो घर के आसपास किसी मंदिर में है, और बुद्ध के साथ था, मतलब अच्छे प्लैनेट्स के साथ था, पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ था, मतलब बच्चा सेफ है, बस वो झूठी मूठी मम्मी पापा से छिपके वो मंदिर में बैठा हुआ है। नेक्स्ट डे वो मिल गया था बिकॉज चर लग्न बनी थी। तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई इंसान किडनैप हो गया या किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी का भी एट प्रेजेंट, मतलब उसकी जन्म कुंडली डेट टाइम प्लेस की जरूरत नहीं होती, वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। ये हम प्रश्न कुंडली से बताते हैं। भी हमने देखा कि एक जन्म कुंडली होती है, बट हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब नॉट इन दिस कोर्स, दिस इज अ वेरी बेसिक कोर्स, बट जो ज्योतिष है, कभी आपको आगे समझना हो नेक्स्ट कोर्सेज में, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, लग्न कुंडली, जो आप लोग ने इस क्लास में आप लोग सब लोग अपनी अपनी लग्न कुंडली लाए होंगे। फिर एक होती है होरा कुंडली, उससे पता चलता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। एक होता है देश कार्ड, उससे पता चलता है आपके भाई बहन के बारे में। एक होता है चतुर्थांश, उससे पता चलता है आपका भाग्य कितना साथ देगा। सप्तमांश आपके बच्चों के बारे में। नवांश बताता है आपकी वाइफ या मैरिड लाइफ कैसी होगी। दशमांश बताता है कि आप किस टाइप की जॉब, नौकरी, बिजनेस क्या करेंगे। द्वादशांश बताता है आपके पेरेंट्स के बारे में। षोडशांश बताता है कि आपकी कन्विंस कैसा रहेगा। और विषमांश बताता है स्पिरिचुअलिटी, जैसे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, उनको इस लाइफ में कोई गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बताती है ये वाली कुंडली। और बताती है कि आप भक्ति मार्ग के द्वारा जाएंगे, ज्ञान मार्ग के द्वारा जाएंगे, या ज्ञान मार्ग के द्वारा जाएंगे, सांख्य योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इस कुंडली से इतने डिटेल में हमें सब कुछ पता चलता है। चतुर्विंशांश हमें बताता है कि हमारी एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कैसे रहेगी, क्योंकि हम लोगों के पास हर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जो हमारा षष्ठांश होता है वो हमारे पास्ट लाइफ के बारे में, और हमारा हमने पास्ट लाइफ में कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म करे हैं उसके बारे में ये वाली कुंडली हमें डिटेल में बताती है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो इतना डेप्थ में है, जब आप पढ़ेंगे तो आप हर एरिया के लिए हमें डिफरेंट कुंडली हम स्टडी करेंगे। बट जो फर्स्ट कुंडली होती है लग्न कुंडली, वो सब कुछ बता देती है, मतलब आपकी जो लग्न कुंडली होगी वो आपके बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन जब आपको डिटेल में एनालिसिस करना है और उसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें निकालनी है, उसके बारे में कैलकुलेशंस हमें करनी है कि ये चीज कब होगी। जैसे अगर डॉक्टर तो बनेगा, बट डेंटिस्ट बनेगा, गायनोकोलॉजिस्ट बनेगा, हार्ट सर्जन बनेगा, क्या बनेगा, फिर वो हम दशमांश देख के बताएंगे। तो इतना डिटेल में अगर हमें वो समझना पड़ता है। ओके, सो अब हम थोड़ा स्टोरी टेलिंग पे जाते हैं, क्योंकि अभी तक काफी ज्यादा हैवी हो गया होगा आप लोगों के लिए। सो ये 12 राशियां होती हैं। अब सब लोग एकदम रिलैक्स होके स्टोरी टेलिंग मोड में आप लोग अब आ जाइए, रिलैक्स होके सुनिए। तो हमारी 12 राशियां हैं, ठीक है। 12 राशि के बारे में आप लोग मेरे साथ रीड करिए, मतलब म्यूट में ही जाके, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में। अब ऐसे ये सारी राशियां याद करना, इनके स्वामी कौन है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो एक एक इजी मेथड है, उसके थ्रू हम याद करेंगे। तो जैसे इमेजिन करिए कि जैसे जो एक चंद्रमा है वो हो गई मम्मी, ओके, एंड सूर्य हो गए फादर। और चंद्रमा, मम्मी और सूर्य फादर के पास 12 प्रॉपर्टियां थी। तो उन्होंने सोचा यार अब तो हम लोग बूढ़े हो चले हैं, ऐसा करते हैं कि 12 प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड कर देते हैं। अब उनके 5 बच्चे होते हैं। कौन कौन उनके बच्चे हैं? मंगल उनका बच्चा है एक, एक उनका बुध बच्चा है, एक उनका शनि है, एक जुपिटर है, और एक शुक्र है। 5 बच्चे। अब ये सोचते हैं कि अपनी 12 प्रॉपर्टियों को हम 5 बच्चों में डिवाइड कर देते हैं।
तो वो चंद्रमा थोड़ा इमोशनल है, वो सोचता है कि सब कुछ ही दे देते हैं बच्चों को। तो सूर्य कहता है कि देखो यार, आजकल का टाइम अच्छा तो है नहीं, बच्चे सब कुछ ले लेंगे, हम लोग को वृद्धाश्रम में डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, बाकी हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, जो चंद्रमा मदर है, उसने बोला कि मैं बैक से अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करूंगी। एंड जो सन है फादर, उसने सोचा मैं अपने आगे से अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। और इन लोगों का ये डिसाइड हुआ कि चंद्रमा जिसको प्रॉपर्टी डिवाइड करेगा, सेम सन भी उसी को प्रॉपर्टी डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले चंद्रमा ने अपनी प्रॉपर्टी दी मरकरी को, मतलब बुध को, मतलब मिथुन राशि। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि चंद्रमा और सूर्य के पास तो केवल एक एक राशि है पूरे जोडिएक साइन में, 12 राशियों में। बट मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सब के पास दो दो राशियां हैं, क्योंकि एक राशि चंद्रमा ने दे दी और एक राशि सूर्य ने दे दी। दिस इज जस्ट अ स्टोरी टेलिंग। बट इससे हमें ये याद हो जाएगा कि कौन सी राशि किसके पास है। और अगर जब आप अपनी कॉपी पेन में, जब हम लोग का एग्जाम होगा, तब अगर आपको ये बताना है तो इस चार्ट के थ्रू भी आप उस चीज को याद रख सकते हैं। तो जो चंद्रमा है, उसने सबसे पहले दी मरकरी को मिथुन राशि। फिर सूर्य ने बोला मैं भी मरकरी को ही दूंगा, बुध को ही दूंगा। तो सन ने दी कन्या राशि बुध को, चंद्रमा ने दी मिथुन राशि बुध को, सूर्य ने दी कन्या राशि बुध को। फिर चंद्रमा ने शुक्र को वृषभ राशि दी, और सूर्य ने शुक्र को तुला राशि दी। सब लोग इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। फिर चंद्रमा ने मंगल को मेष राशि दी, और सूर्य ने मंगल को वृश्चिक राशि दी। फिर चंद्रमा ने बृहस्पति को, जुपिटर को मीन राशि दी, और सूर्य ने धनु राशि दी बृहस्पति को। फिर चंद्रमा ने शनि को कुंभ राशि दी, और सूर्य ने मकर राशि दी। ऐसे 12 राशि कंप्लीट हो गई। यहां तक सबको क्लियर है? सो टोटल हमारे पास 12 राशि है। चंद्रमा और सूर्य के पास केवल एक एक राशियां हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स के पास दो दो राशियां हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? प्लीज राइट इन चैट, yes, no, should we move forward? Any गार्गी question? हाँ, गार्गी जी, चंद्रमा और सूर्य के पास कौन सी राशि नहीं पे? चंद्रमा के पास कर्क राशि है, कर्क राशि। और सूर्य के पास सिंह राशि राशि। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी। हाँ ओके, जी। ठीक है। अब ये चार्ट है। ये चार्ट क्या बताता है कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया है कि मेष राशि मंगल की है, ये हमें पता चल गया। ओके, अच्छा ठीक है, फाइन। अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे। सब लोग हैं यहाँ पे? सब लोग सुन रहे हैं? अच्छा, अब जल्दी से एक व्यक्ति मुझे बताएगा कि मंगल की कौन कौन सी राशियां हैं। प्रीति जी, आप बताइए मंगल की कौन कौन सी राशियां हैं? बल्कि एक तो मेष है हमारी, हाँ, वेरी गुड, और एक हमारी वृश्चिक है। वेरी गुड। गोविंद जी, आप बताइए जुपिटर की कौन कौन सी राशियां हैं? जुपिटर की कौन कौन सी राशियां हैं? हाँ, जुपिटर की हो गई मैडम एक, तो ये गुरु ना या धनु हाँ, और मीन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब दिव्या जी, आप बताइए कि बुध की कौन कौन सी राशियां हैं? दिव्या कलेचा जी। हम्म। मिथुन राशि एंड हाँ, कन्या राशि। वेरी गुड। अच्छा, अभी और कौन सुन रहा है? मृणाल, अगर आप सुन रहे हो तो आप बताओ।
वीनस की कौन कौन सी राशियां हैं? वीनस की कौन कौन सी राशियां हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आनंद, आप बताएं वीनस की कौन कौन सी राशियां हैं? हम्म, हाँ मृणाल, दो राशियां हैं, आपको दो राशि लिखनी है। आनंद, आप बताइए। हेलो। हाँ जी। हाय आनंद। या वृक्ष एंड तुला। ओके। आप टॉरस एंड सैटर्न। लिब्रा। हाँ, राइट। एंड सैटर्न की? सैटर्न इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर कुंभ। वेरी नाइस। पूजा, आप बताओ बुध की कौन कौन सी दो राशियां हैं? कन्या और मिथुन। वेरी गुड, वेरी नाइस। सब लोग कवर हो गए। रेणु जी कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे अगर हमारे घर में पिज्जा आया है, तो बच्चे सोचते हैं हमें ज्यादा मिल जाए, बट पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि ठीक है चलो हम लोग एक एक ले लेते हैं, बाकी बच्चों को दे देते हैं, ठीक है, बच्चों को ज्यादा दे देते हैं। तो ऐसे ही सन एंड मून ने केवल एक एक राशियां ली, कर्क राशि, एंड सन ने ली सिंह राशि, बाकी सारे प्लैनेट्स को दो दो राशियां दे दी। ठीक है, इट इज जस्ट अ एक्सप्लेनेशन इन अ वे कि आपको सिर्फ स्टोरी टेलिंग वे में आपको समझाया जा रहा है। अब दूसरी चीज, ये थोड़ा सा डिटेल्ड वे में है, इसको हम थोड़ा इजी भी ले सकते हैं। ओके, अब हमें ये समझना होता है उच्च की राशि और नीच की राशि। इसमें जो बच्चे वास्तु पढ़ते हैं उनके लिए ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी हम वास्तु के लिए कभी किसी के भी घर की एंट्री देखते हैं, या कोई जो स्पेसिफिक व्यक्ति है वो कौन से कमरे में सोए, उसके लिए भी हमें उच्च और नीच की राशियों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे साउथ फेसिंग घर, अगर S4 में एंट्रेंस है तो एज पर द वास्तु बुक सबके लिए अच्छा है। बट जब हम डिटेल में जाते हैं तो वो ये बताता है कि अगर किसी का मंगल ग्रह नीच का है, तो साउथ फेसिंग घर में अगर उसने एंट्रेंस बनाई है तो उसका दिवालिया निकल जाएगा, उसके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे और लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें उच्च और नीच जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम वास्तु का भी काम करते हैं तब। और किस लिए जरूरी हो जाता है, जैसे अम, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको कैंसर उनको कैंसर हो गया है। और उनको, बिकॉज हमारे वास्तु में लिखा है इंसान का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है, राहु का स्थान है, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बट जिन्होंने उनको बताया उन्होंने वास्तु की बुक के हिसाब से तो सही बताया, बट जब हम एक्चुअली वास्तु एस्ट्रोलॉजी के अंडर आता है, पहले आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए और फिर उस एस्ट्रोलॉजी का एक सब पार्ट वास्तु भी है। तो जब उनकी हॉरोस्कोप देखी, इनफैक्ट उनकी उनकी वाइफ की और उनकी बेटी की सबकी कुंडली में जो था राहु केतु नीच के थे। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनके साथ कि उनका जो कैंसर था वो बार बार रिपीट हो रहा था। बिकॉज एज पर वास्तु उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो वास्तु विज्ञ थे मार्केट में उनसे वास्तु कराया था, एंड सब लोगों ने उनको साउथ वेस्ट में सोने के लिए बोला। एंड अभी वो मेरे से कनेक्टेड हैं पिछले 6 महीने से, एंड उनकी पूजा डोनेशन ये भी चल रही है, एंड अब उनका जो कैंसर है वो रिपीट नहीं हुआ है। ओके,
बस उनका मैंने डायरेक्शन सोने का चेंज करा दिया, और बाकी घर में कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करी, बाकी घर वॉज ओके। ठीक है, जस्ट द बेडरूम ऑफ द हाउस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें उच्च और नीच राशियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम डिटेल में प्रिडिक्शन लेवल पे जाते हैं। तो ये वाला चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन? एनीवन? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? आर यू लिसनिंग? आर यू Yeah, अंडरस्टैंडिंग? it's fine, Galvin, isn't it? ओके, तो जो मेष राशि है वो मतलब जो मंगल है वो मकर राशि में उच्च का होता है। अगर किसी की भी, अगर आप लोग अपने क्लाइंट्स की कुंडली देख रहे हैं, अपने घर वालों की कुंडली देख रहे हैं, अगर मंगल ग्रह मकर राशि में है 28 डिग्रीज का, तो फिर वो उच्च का माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो साउथ फेसिंग घर है वो सूट करेंगे। बट वहीं पे मंगल अगर नीच का होता है कर्क राशि में 28 डिग्रीज का, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ का घर सूट नहीं करता। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो गोविंद जी ने क्वेश्चन पूछा है उनको कौन सी डायरेक्शन में सोना चाहिए। उनकी कुंडली में जुपिटर उच्च का था। ठीक है, जिन क्लाइंट्स का मैंने देखा उनका, तो उनको नॉर्थ ईस्ट में सोने की सलाह दी है, और वो काफी अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है या बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो फिर आप उस डायरेक्शन में उस व्यक्ति को आप सुनाइए। अब वृष राशि, जिसको टॉरस कहते हैं इंग्लिश में, उसका स्वामी वीनस होता है, शुक्र होता है। वो मीन राशि में उच्च का होता है। 12 नंबर पे अगर शुक्र है किसी का तो वो उच्च का है, और अगर वो 6 नंबर कन्या राशि में है तो वो नीच का है। ऐसे ही बुध कन्या राशि में, कन्या राशि मतलब 6 नंबर उस पे है, उच्च का है। और अगर 12 नंबर मीन राशि पे है आपका बुध अगर बैठा हुआ, तो वो नीच राशि का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में मतलब 2 नंबर राशि पे उच्च का होता है, और 8 नंबर वृश्चिक राशि पे नीच का होता है। जो सूर्य होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है। जैसे अभी तक जितने भी आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, उन लोगों का मोस्टली ये होता है कि सूर्य, उनके 2-3 ग्रह उच्च के होते हैं, सूर्य, मंगल, जुपिटर। तो ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके, क्योंकि ये उच्च पद प्राप्ति कराने वाला होता है। मतलब आप समझो कि सूर्य वैसे ही इतना ओजस्वी और तेजस्वी प्लैनेट है, एंड वो उच्च का हो गया, तो मतलब आपका नेम फेम, कहते हैं ना कि अगर सूर्य की पूजा करो तो आपको नेम फेम होगा। ऐसा आप लोगों ने शायद सुना होगा। जॉब चाहिए, बिजनेस अच्छा करना है तो सूर्य की पूजा करो। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का है तो उसको, दैट मीन्स उसको ऑलरेडी उसका नेम फेम पद प्रतिष्ठा उसको सब कुछ ही मिलेगी। तो आप लोग देखिएगा किसी की कुंडली में आ रहा है क्या सूर्य मेष राशि में, या आपके किसी घर वालों की कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो, तो सूर्य उच्च का होता है। और जब तुला राशि में 7 नंबर पे हो तो फिर वो नीच का हो जाता है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि में नीच का होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। राम जी की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में थे, और बृहस्पति उनकी कुंडली में उच्च का था। कर्क कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का राम जी की कुंडली में लग्न में बैठा था। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बैठे हो तो एक तो ये गज केसरी योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, बंगला, राजपाट सब कुछ रहता है, इजीली उसको लाइफ में मिलता ही है इस लाइफ में। और वो व्यक्ति कैसा होता है, वो दुष्ट होगा, अच्छा होगा, सबके बारे में सोचने वाला होगा, कैसा व्यक्ति होगा वो जिसके लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठा हो।
सबके बारे में सोचने वाला होगा या सेल्फिश होगा? एनीवन? सबके लिए। इंटरैक्टिव होगा, सबके लिए सोचने वाला, राइट। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, सिर्फ 100 बुक्स पढ़ना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसा है, कैसे हो सकता है। आप अपने प्रिडिक्शंस आप लोग खुद निकालेंगे, क्योंकि आप कितने ऐसे 630 तो योग है, आप कितना याद करते रहेंगे, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। और जो शनि होता है वो तुला राशि में उच्च का होता है, और मेष राशि में नीच का होता है। और तुला राशि का जो शनि होता है, उच्च का होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हुआ बहुत ऊंचे पद तक जाता है। मतलब जहां पे उसका बर्थ हुआ होता है वो बहुत ही बेसिक सिंपल फैमिली में, हम्बल फैमिली में हुआ होता है, फाइनेंशियली अनस्टेटस्फाइड, बट वो बच्चा अपने दम पे अपनी फैमिली से 100 टाइम्स ऊपर के क्षेत्र में जाता है, खुद से मेहनत करके। किसी की कुंडली है यहाँ पे जिसकी तुला लग्न हो और उस पे शनि बैठा हो? एनीवन? सब लोगों ने अपनी हॉरोस्कोप लेके आए हैं आज क्लास में? किसी की तुला लग्न नहीं है यहाँ पे? ओके, ठीक है। राशि तुला बोला ना दीदी, लघु मतलब लग्न मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? 7 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पे? जैसे यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो किसी की लग्न कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में किसी का 7 लिखा है? ओके, नहीं, मेरा तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं राशि पे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब ये जो फोटोग्राफ है ये ऐसे ही बनाई नहीं गई है, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जब एक एक राशि की के बारे में मेडिटेट किया, उनके सामने वो राशि आई और उसने बताया कि उसका स्वरूप स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, वो देखने में कैसी है। तब फिर हमारे ऋषि मुनियों ने वो सारी चीजें अपनी बुक्स में लिखी। तो आप ये बताइए कि अगर एरीज मेष राशि को इस तरीके से बताया जाता है, तो आप लोग प्लीज ये ओपन हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा हमें मजा आएगा। अब आप बताओ, कोई इंसान है जिसकी एरीज लग्न है, ठीक है, और उसकी फोटो ये है, तो इससे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है? पूजा, गोविंद, आनंद जी, प्रीति, दिव्या। माइन इज एरिस लग्न। नहीं वो ठीक है, आप ये मत बताओ आप किसकी है, आप ये बताओ इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि हम कितना याद करेंगे कि एरीज राशि वाले ये होते हैं, सब सबके 10 10 20 20 100 100 पॉइंट्स हैं, हम कैसे याद करेंगे जब हम फोटो देख के समझ जाए। जैसे ही किसी की एरीज लग्न हो, हमारे दिमाग में ये फोटो आ जाए और हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिना उसके पूछे 10 10 ऐसे ही बता दें, तब बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हुए ना हम, है ना? तो ना हम बार बार बुक्स खोलेंगे, पीपीटी खोलेंगे, तो आप लोग को ऐसा लग रट रहा है जाएंगी चीजें। हाँ, कि शक्ल देख के लग रहा है ऐसे गुस्सा इसके सर पे ही रहता है हमेशा। वेरी नाइस। किसने बताया ये? मैंने, पूजा? दिव्या ने। दिव्या ने, वेरी नाइस। तो भाई गुस्सा हो, ठीक है, एक तो ये हो गया एडीज का गुस्सा। और क्या लग रहा है किसी को? और ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लाइक इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, आर दे? नहीं, टू ये तो सिर्फ सीइंग है ना, ये तो अच्छा, बेचारा जानवर है, उसकी सीइंग है, तो वो 2 डायरेक्शंस में नहीं होगा। और मतलब टू लेकिन डायरेक्शंस में होता है, वो वेराइटीज पसंद होता है, ये भी एक पॉइंट है। सो दो ये पॉइंट्स बहुत अभी हमें। बेचारा लग रहा है, शक्ल से बहुत बेचारा लग रहा है ये। इफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर अगर ये यूज करनी है तो। नहीं नहीं, शक्ल हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हमें ये एनिमल हम दे रहे हैं, भेड़, जो भेड़ होता है ना। ठीक है, तो हमने ये देखा
थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मतलब दे नीड ऑप्शंस एंड द वैरायटी। एक एक ये हो गया पॉइंट। एक किसी ने बताया कि भाई गुस्सा, ठीक है। अच्छा, ये जो एनिमल है वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके घर में, गार्डन में, पानी के अंदर, जंगलों में, पर्वतों पे, कहाँ पाया जाता है ये जानवर? माउंटेन। माउंटेन्स में। ओके। और इस एनिमल को देख के क्या लग रहा है कि इसको घर पे बैठना पसंद है, गाय की तरह? की गाय को जहां पे बैठा दो चुपचाप बैठी रहती है, या इसको घूमना फिरना और एक्सप्लोर करना पसंद है? क्या लग रहा है चुप कि रह एनिमल किस टाइप का ये है? चुप रहने वालों में से तो नहीं है, जो हर वक्त इसको लगता है ऑलवेज एक्टिव रहूं, कुछ ना कुछ करता रहूं, इधर भागता रहूं उधर भागता रहूं, ऐसा लग रहा है इसकी शक्ल देख के। तो मतलब भागने वाला हो गया, राइट? ठीक है। तो देखिए, ये सब आप लोग ही बता रहे हैं बिना ज्ञान प्राप्त करे, सिर्फ शक्ल देख के, एरीज में। ठीक है। तो अब गोविंद जी ने बताया कि उनकी एरीज लग्न है। तो देखिए, आप लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया है। ठीक है। तो गोविंद जी, हमारे स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। आप थोड़े से कंफ्यूज रहते होंगे, दो ऑप्शंस को सोचते रहते होंगे, ये करूं या वो करूं। थोड़ा सा एंगर आ जाता होगा, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। और पहाड़ों पे घूमना, जंगलों पे घूमना, ट्रैकिंग करना आपको पसंद होगा। अब आप बताओ, आप आपकी ये सारी क्वालिटीज मैच हो रही है या नहीं? गोविंद जी बताएंगे, क्योंकि गोविंद जी की हाँ एरीज। जी। हाँ। देखिए, आप लोग हेलो। ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स बन गए। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, बरोबर है। बरोबर है। ठीक है। तो जी। दिव्या जी एंड दिव्या जी ने बताया, और हमें प्रीति ने बताया। और पूजा, आप बताओ, इसको देख के और क्या लग रहा है? अब जब आप कभी भी किसी की भी एरीज लग्न फोकस देखेंगे। करते हैं लोग। हाँ हाँ। फोकस, हाँ, फोकस। ऐसे किसी चीज के ऊपर जैसे स्टार कर रहा है तो फोकस करके। हम्म मतलब अगर फोकस करता है तो पा ही लेते हैं, है गोविंद जी? वैसे तो आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं वो करूं, लेकिन एक बार जब आप अपना माइंड बना लेते हैं किसी चीज में, तो वो चीज आप अचीव कर लेते हैं। ऐसा है क्या गोविंद जी? ठीक तो कर लेते हैं, बट नहीं, थोड़ा बहुत पीछे रह जाते ठीक है, मतलब एफर्ट का प्रॉब्लम है। वो हैं। भरणी जी। नक्षत्र है आपका, सॉफ्ट हाँ। वाला। ठीक है। ठीक है। और ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब हम ये बताएंगे कि जो हमारी बुक्स हैं, हमारे वेद, उसमें मेष राशि के बारे में क्या वर्णन है। सबसे पहले हम देखेंगे बृहद पराशर होरा, जो हमारी शास्त्र है, उसमें उसने बताया जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। वो ब्लड रेड कलर का साइन है, मंगल से प्रभावित है, और ज्यादा डे टाइम में जागृत रहती है, ईस्ट दिशा तो करती है, एम्बिशियस होते हैं, और एक योद्धा होते हैं। ठीक है। मतलब दे आर अ फाइटर स्पिरिट पर्सन। फल दीपिका ने क्या बताया कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और मेष राशि वाले, देखो इसकी बॉडी सही है ना, ये हाथी जैसा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फिट भी होंगे। मतलब देखने में मेष राशि वाले आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल। जब वो चलेंगे, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे कोने में बैठ जाएगा, ही नहीं, अपनी एक अलग पर्सनालिटी होगी उनकी। एनर्जेटिक रहेंगे, प्राउड रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, फियरलेस रहेंगे। और उनके मतलब क्विक सोचने वाले होते हैं, और इम्पल्सिव होते हैं। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा हो जाता है क्या गोविंद जी आपके साथ? इम्पल्सिव है आप? हाँ। ठीक है। ओके। ओके। अब डिटेल में, ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, ये मैंने हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाए, पांच छह, उन सब को पढ़ के समराइज करके फिर मैं ये आपको प्लाटर में दे रही हूँ। तो जो मेष राशि है, इसका सिंबल भेड़ा होता है, जो करेजेस और लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट मंगल होता है, जो कि एक वॉरियर प्लैनेट है, ये एनर्जी देता है, बोल्डनेस देता है, और इनिशिएटिव देता है।
अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में लग्नेश अच्छी जगह बैठा है, कहाँ बैठा है आपका मंगल, कौन सी राशि में बैठा है गोविंद जी? सेवंथ हाँ, सेवंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में बैठा है, मतलब 7 नंबर राशि में। जी। तुला राशि में तुला बैठा है। तुला राशि में। तुला राशि में बैठा है, ठीक है। अब तुला राशि हो गई सॉफ्ट राशि। अगर यही मंगल इनका मेष राशि में 1 पे बैठा होता, 8 पे बैठा होता, या 10 पे बैठा होता कैप्रिकॉन में, जो कि उसकी उच्च राशि है, तब फिर इनको उच्च पद मिलता ही मिलता। यही इनका जो मंगल अगर मकर राशि में बैठता, जो कि 10th हाउस हो जाता, तो फिर इन ऐसे व्यक्ति को कुल दीपक योग बना देता, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह सब कुछ दे देता है। बट 7th हाउस में भी ओके है। अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट, इसमें अग्नि तत्व होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, इंस्पिरेशन को। और जेंडर क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अगर मेष लग्न किसी लड़की का है, ठीक है, तो फिर उसके उठने बैठने का तरीका लड़कों वाला होगा। और अगर कोई लड़का है, उसकी स्त्री लिंग वाला लग्न है, तो वो सॉफ्ट स्पोकन, उसका बोलने का तरीका सॉफ्ट वैसा हो जाता है। इसका डायरेक्शन होता है ईस्ट डायरेक्शन। ये फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब न्यू बिगिनिंग को। इसके नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार होते हैं, यम होते हैं और अग्नि देवता होते हैं। और ये बॉडी में हेड को, ब्रेन को और फेस को डिटरमाइन करता है। अगर किसी का लग्न में पाप ग्रह बैठ जाए, राहु और मंगल या सूर्य, तो फिर उसके हेड पे चोट लगती लगती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके सर पे चोट लगने का निशान होता है। तो ये फर्स्ट हाउस है हमारे लग्न का। तो अगर हमें किसी की ब्रेन सर्जरी होगी कि नहीं, फेस पे कोई चोट है या नहीं, दिमाग इंसान का ढंग से काम कर रहा है या नहीं, तो ये हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। मेष राशि भी उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। इसका कलर रेड है। इसका मतलब ये है कि अगर गोविंद जी अगर रेड या रेड से रिलेटेड कलर्स पहनते हैं, या वो रेड कलर की वॉच का स्ट्रैप पहनते हैं, तो अगर उनकी लाइफ में स्लोनेस है, तो थोड़ी स्पीड पकड़ लेगी गोविंद जी की लाइफ। तो रेड कलर इज गुड फॉर हिम। अब ये बताता है पॉजिटिव क्वालिटीज और नेगेटिव क्वालिटीज। पॉजिटिव क्वालिटी ये होते हैं कि बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको ना कोई रोक टोक पसंद नहीं होती है, एडवेंचरस। आप बताइए गोविंद जी, आपको रोक टोक पसंद नहीं, आप एकदम एडवेंचरस इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन है? हाँ से रोक टोक तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि भाई मेष राशि हो गई ना। अब ये सोचो, इस भेड़ को आप कहाँ पकड़ के रखोगे, भाग जाएगा वो जंगल में, पहाड़ों में। हाँ, दिव्या जी बताइए। गार्गी, मेरे को एक चीज कंफ्यूज कर रही है। हाँ। जैसे हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि अपनी राशि का अपने घर में बैठा है, मीन्स आप इस राशि का स्वामी अपने ही घर में बैठा है। तो जो 12 राशियां हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल एरीज है, हम्म। तो उसका बाय डिफॉल्ट हाउस फर्स्ट ही है, ऐसे है। फिर हाँ। टॉरस है, उसका बाय डिफॉल्ट हाउस सेकंड ही है। हाँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, तो ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी जो 7th हाउस है, जिससे हम किसी की फैमिली या वो देखते स्पाउस हैं, स्पाउस मैरिज एंड वगैरह देखते पार्टनर्स। हैं। हाँ, हाँ, 7th हाउस, तो हाँ। वो मतलब उस हाउस का जो ओनर है वो लिब्रा ही है। हाँ, वो लिब्रा ही है। तो जब हम इसका मतलब, जब हम ये बोलते हैं कि अपने ही घर में बैठा है, दैट मीन्स अगर लिब्रा उसी जगह पे होता है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट उसी घर में प्रेजेंट है, हाँ, जैसे अपने शुक्र घर अगर में वो। 7th हाउस, हाँ, अपने ही घर में स्व राशि में हो गया। अगर किसी का शुक्र 7 नंबर में, मतलब तुला राशि में शुक्र 7th हाउस में बैठ जाए, तो उसको कहेंगे अपने स्थान में, अपनी जगह पे बैठा है। ओके, ओके। ठीक है। अब जैसे इसके हिसाब से 8 नंबर आएगा अष्टम भाव में। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि 8 नंबर आएगा अष्टम भाव में। ठीक है, वो गुप्त भाव है, ऑकल्ट का भाव है। तो अगर किसी की, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी कुंडली खोल के देखिए।
किसी का भी कोई भी प्लैनेट 8 नंबर राशि में है, या 8th हाउस में किसी का कोई प्लैनेट है, या 8th हाउस मेरा है बुध। बुध है, ठीक है। इसलिए आप ऑकल्ट पढ़ रहे हैं। बुध हो गया, ज्योतिष का कारक होता है 8th हाउस में। और मेरा किसी का केतु है, है। एकदम एकदम मोक्ष आप प्राप्त कर लेंगे ज्योतिष पढ़ हाँ पढ़ के। बुध 8th में। क्या कर लूंगी? मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ज्योतिष सबका उद्धार कर देंगे आप। अच्छा और किस अच्छा। किस का है, 8th हाउस में या 8th, 8th हाउस में बुध है। आपका भी बुध है 8th हाउस में। और स्कॉर्पियो राशि में 8 नंबर राशि में किसी का कोई प्लैनेट है। बुध है गाड़ी का 8th में। 8 नंबर राशि मतलब जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, राइट? हाँ, नंबर 8 है। और हाउसेस तो आपको बताए थे ना उस दिन। हाँ, तो मेरा 8 नंबर में सेकंड हाउस में मरकरी है, हाँ बुध है। हाँ, बस देखिए सबके मरकरी मैच हो रहे हैं ना। हाँ, ये देखो 8th हाउस, ये हो गया 8th हाउस और 8 नंबर। तो जैसे जो दिव्या जी ने क्वेश्चन पूछा कि 8th हाउस भी जरूरी है और 8th नंबर भी जरूरी है, जैसे 7 नंबर जहाँ पे मैरिज लिखे है, यहाँ पे अगर तुला राशि भी हो गई और शुक्र भी बैठ गया, तो उसको वाइफ बहुत गजब की सुंदर या हस्बैंड बहुत ही गजब का सुंदर मिलेगा, लाइक दैट। तो जितने भी लोग ऑकल्ट में आए हैं उनके 8th हाउस से रिलेशनशिप होगा ही होगा, या तो स्कॉर्पियो राशि से या 8th हाउस से। तभी वो ज्योतिष पढ़ेंगे और फिर बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, क्योंकि वो वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे क्लास में पढ़ेंगे और फिर अपना भी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, बोर हो गया, हम कौन वीडियो सुने, नहीं सुनना, मेरे बंद कर दो, मेरे नहीं। को तो कल आपकी एक बात गा के दिमाग में बैठ गई, जिसके 8th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स नहीं होते तो उसके इन लॉज अच्छे नहीं होते हैं। तो वो कल शायद बोला था ना क्लास में आपने, परसों। हाँ जी, हाँ एट्थ जी। हाउस तो में आपके साथ ऐसे ही है। एट्थ अच्छा, एट्थ हाउस में केतु है। तो केतु हम्म, होने से मतलब बुरे नहीं, अच्छे हैं। बट हाँ कभी भी बिहेवियर स्विच हो जाता है, पता नहीं चलता है, मतलब अनसर्टेन सा रहता है। हाँ, केतु अनसर्टेन है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 8th हाउस के केतु के वो जब से आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट करी होगी, तो वो आपके रिलेशनशिप कंपैरेटिवली अपने इन लॉ से बेटर हो गए होंगे, या आपने बहुत अच्छे से उनको इग्नोर करना या हैंडल करना समझ लिया होगा। उससे पहले ज्योतिष पढ़ने से पहले आप बहुत ज्यादा अपने आप को उनकी बातों में उलझा के रखते होंगे, और कंटिन्यूअसली लूप में वो बातें सोच सोच के बहुत दुखी रहती होंगी। आप बताइए। ये बात तो ट्रू है। ऑकल्ट में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजों को टैकल करना, नॉट इवन इनकी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर चीज को, इवन मेरी फैमिली को, मेरे किड्स को, मेरे हस्बैंड को, सबको मैं अगर उस पॉइंट ऑफ से देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इसकी गलती नहीं है, ये बेचारे का नेचर ही ऐसा है, वो बाय डिफॉल्ट हाँ। ऐसा ही दिया है गॉड ने उसको। तो हम्म। मैं वहाँ पे हाँ, चीजों तो को हमने वो हाँ, लाना तो चाहूँ। हमने क्या किया, 8th हाउस का जो है उसको दूसरे वे में हमने शिफ्ट कर दिया, उसकी एनर्जी को। मतलब वो एनर्जेटिक तो है, 8th हाउस केतु से एनर्जेटिक तो है। अब हम ऑकल्ट फील्ड में आ गए, तो उससे क्या कर दिया हमने, एनर्जी को चेंज कर दिया और पॉजिटिव डायरेक्शंस में हम ले गए। ठीक है, ओके, यहाँ तक। सो इन दैट यहाँ, केस आई कैन आल्सो रिलेट इन द सेंस कि मेरे हाँ हाँ। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है। ओ ओ, देन यू नो, तो देन वी ऑल नो। हाँ। तो इन स्पाइट ऑफ कि वो मेरे लॉस खराब थे या नहीं थे, अभी उनके थे, मतलब I have separated, and on a very bad note we have separated, kind of a thing. ओके। Like the people who used to love me and are fond of me for a decade, and they used to sound an enemy after end हाँ जी, हाँ जी। without any such chaos by me. So हाँ is because of the same my planet situation? हाँ, डेफिनेटली 8th हाउस में राहु केतु मंगल, तो मतलब बहुत डेंजर ससुराल वाले। मतलब Okay. दिक्कत ही रहेगी, दिक्कत ही रहेगी। शनि मतलब ये सब चीज दिक्कत करेगा करेगा। Okay. Okay. ठीक है, बट अच्छा है। अगर जैसे कि आप 8th हाउस आपने बताया कि आपका राहु है, तो ये इंट्यूशन देगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत गजब के देगा। ऐसे लोगों को कई बार आत्माएं दिखने भी लग जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वो अच्छी पूजा करते हैं तो एंजल्स उनको दिखने लग जाते हैं। अगर ऐसे लोग मंत्र सिद्धि और तंत्र विद्या में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आत्माएं भी दिखने लग जाती हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, गो इन दी पॉजिटिव पूजा, सात्विक पूजा, जिसमें आप भगवान की पूजा करो, तो आपको भगवान का एक्सपीरियंस
भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये मुझे बताइए कि जब आप, क्योंकि 8th हाउस का जो राहु है वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे लेके जाता है, तो जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आई हो एज कंपेरेटिव टू अदर पीपल इन योर फैमिली या जो भी, आपको ना बहुत गजब के एक्सपीरियंसेस, अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं तो आपको मेडिटेशन में ध्यान लग जाना, फील हो जाना, मेडिटेशन करते करते आंख से आंसू बहना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत नेचुरल होगी, जो दूसरे लोगों के लिए बहुत टफ होती है। आप बताइए, मेडिटेशन आप करती हैं? Yes, indeed. मैं तो if I'm doing meditation for 2 minutes only, then I'll start हम्म। crying. I'll start हम्म। crying. मतलब मेरी फैमिली नाउ मेरे करंट हस्बैंड इज लाइक तू क्यों रो रही हो? Why you feel cry? I don't feel when I do meditation something like that. I don't know. It's come naturally. I can't control that. हम्म। सो बिकॉज आपके 8th हाउस का जो राहु है वो आपको, जिसको स्पिरिचुअल कनेक्शंस, वो आपको गॉड गिफ्टेड है, ये आपके पास्ट लाइफ से है। तो ऐसे व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी उसने बहुत ज्यादा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी होती है, तो ऐसा व्यक्ति जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाता है एज कंपेरेटिव टू अदर पीपल वो चलता चला जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक दो स्पिरिचुअल रिट्रीट ज्वाइन करा, फिर भूल गए लोगों को बता के कि हाँ ये मेडिटेशन ये चक्रा, वो भूल जाते हैं। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिन्यू करोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे कि भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाओ, इस तरीके के इंसान हो गया। आप बताओ, ऐसा है आपके Yeah, साथ? indeed, this is a kind of my goal as well. Yeah. हम्म। ठीक है, तो आपके लिए ये जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस और मेडिटेशन, ये सब आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो राहु के बैड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई करेंगे, उतना राहु का बैड इम्पैक्ट खत्म होता चला जाएगा। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस? अच्छा, चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कौन से? एक क्वेश्चन है यदि एक वो है कि मेरे सन की कुंडली में 8th में राहु है, और वो हाँ, इस्कॉन में जब कीर्तन होता है वो वहां जाके सो जाता है। वो घर में अगर नहीं सो रहा है, उसको उस कीर्तन में ले जाओ, इतनी जोर से वो वहां सो जाता है। मतलब वो रिलैक्स फील करता है आपका बेटा, हाँ। है ना? तो मतलब वो पिछले जन्म का वो एकदम स्पिरिचुअल सोल है। जैसे आपने देखा भी, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जस्ट अभी बताया कि उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जब मेडिटेट करते हैं तो रोने लग जाती है। सब लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग भगवान जी की पूजा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, कहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों लोग रोते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। बट शी इज एबल टू कनेक्ट, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसे ही आपके बेटे का भी पास्ट लाइफ में वो कोई बहुत ही प्योर सोल आया है आपका बच्चा, इसकी वजह से। तो आप उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, इन सब चीजों में अपने बच्चे को जरूर डालिएगा पहले से ही। ठीक है? हम्म। पर जी मेरे में तो नहीं है राहु, लेकिन है, अगर उस कीर्तन में जाती हूँ तो मैं मेरे से हो जाता, मैं हमेशा रो देती हूँ वहां पे। आई डोंट नो, नहीं तो मेरे में तो आपका नहीं है राहु। नहीं तो आपका बुध है ना, कोई प्लैनेट तो होना चाहिए ना। आपका कौन सा प्लैनेट है? हम्म, मेरा बुध है। हाँ, तो आपका ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है वो, और बाकी आपके और भी होंगे फिर। मतलब ये तो एक, सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं होता, बहुत सारी चीजों की हाँ। और वजह से होता है। फिर वो हम जैसे जैसे, अभी देखो हमने सिर्फ आज एरीज पढ़ा, एरीज में हमें इतने सारे प्रिडिक्शन करने आ गए। तो आप लोग अपने घर में किसी की भी एरीज लगने देखेंगे तो आप सोचिए कितना सारा कुछ बता सकते हैं ना उसको, है ना? तो प्रॉब्लम क्या होती है इन लोगों के साथ? इम्पल्सिव होते हैं, एक काम करेंगे फिर छोड़ देंगे, थोड़े से शॉर्ट टर्म होते हैं। तो गोविंद जी, हमें यहाँ पे आपकी हेल्प लगेगी, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो अच्छे और बुरे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें आप कितना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। जैसे अच्छे चीजों में हम आपको बताते हैं, आप सुन रहे हैं गोविंद जी, आप चैट में यस लिख सकते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑनेस्ट और डायरेक्ट होते हैं। ये नहीं कि बातें घुमा घुमा के नहीं बताते, उनको आता नहीं है बातें घुमाना, डायरेक्ट बोल देंगे भाई मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। पैशनेट होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं। अब बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी तो क्या होगा, इंसान थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, और डिप्लोमेसी नहीं होती। जैसे 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 हम राशियों में आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि ये एरीज राशि क्या होता है कि जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ, तो पैदा हुआ बच्चे कैसे होते हैं, भूख लगी तो रो दिया, अच्छा लग रहा है तो हंस दिए। वैसे एरीज राशि वाले होते हैं, थोड़े निश्चल स्वभाव के होते हैं, गुस्सा आ रही है तो गुस्सा कर देते हैं, भूख लग रही है तो बता देते हैं कि भाई भूख है और चाहिए ये वो। मतलब वो नहीं होता उनके दिमाग में कि मैनिपुलेट करूं मैं, या यू नो जो मन में आता है वो बोल देते हैं ये लोग।
और गोविंद जी, अगर आपको कुछ में इसमें सही या गलत बात लगे तो आप प्लीज बताइए। अच्छा, अब दूसरी राशि आती है टॉरस। टॉरस पे बात करें हम लोग, वृषभ राशि। ठीक है। अब वृषभ राशि का जो साइन है, अब आप लोग को ये बताना है। ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, ये है वृषभ राशि। सब लोग, सब हर एक एक स्टूडेंट यहाँ पे एक एक बताएगा कि वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले पूजा जी, आप बताइए, फोटो देख के क्या लग रहा है, वृषभ राशि वाले कैसे होते होंगे? मुंह जैसे एकदम से हम्म। मतलब हाँ, स्थिर होते हैं, मतलब हाँ, खड़े हैं तो खड़े ही लेजी। हैं। और दिव्या जी ने क्या बताया, वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं? मेरे को फोटो देख के लग रहा है थोड़ा सा लेजी टाइप्स। हाँ, सांड खड़ा रहता है तो खड़ा ही रहता है, चबाता ही रहता है, चबाता रहता है। और कैसे होते हैं? मीन्स एग्रेसिव नहीं रखते, थोड़ा शांत स्वभाव का लग रहा है। नहीं एग्रेसिव होते हैं, बदमाश टाइप, आई थिंक। बदमाश। नहीं, हाँ। अच्छा बताओ, नहीं जो जो लेकिन जो भेड़ था वो ज्यादा नॉटी लग रहा है, या ये वृषभ ज्यादा नॉटी लग रहा है? नहीं नहीं, ये ज्यादा। एग्रेसिव नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है शांत सा है। और मृणाल, कुछ आनंद कहने जी। पे एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। आनंद जी, आप बताइए, वृषभ राशि के बारे में कुछ समझ में आ रहा है आपको? सीम्स वेरी रिजिड ना। वेरी रिजिड, हाँ ठीक है, वेरी रिजिड। और वेरी अच्छा, जैसे स्टेबल। वेरी स्टेबल, हाँ राइट। और गुस्सा भी करते हैं ना, जब मन आता है किसी को भी मारने लग जाते हैं। हाँ, तुम मारने, ये भी एकदम सही बात बोली पूछने, किसको मारते हैं ये लोग? हम्म, किसको मारते हैं? ओके। अच्छा, एक और चीज है, इनके वो कंधे पे एक हम्प होता है ना। यस। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में ऐसे नोटिस किया है, या कभी देखा हो ऐसा व्यक्ति जिसके ना, कुछ लोग नहीं होते जिनके गर्दन के पास बहुत ज्यादा बल्जेस होते हैं, या गर्दन बहुत ज्यादा छोटी होती है, या गर्दन के पीछे ऐसे, अगर गौर से देखा जाए, जैसे गाय के हम्प होता है या सांड के हम्प होता है, कुछ लोगों का वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। आप लोगों ने कभी देखा है किसी का? यस यस। हाँ, अगर आपको उसकी कुंडली अगर आपने देखी है तो याद है उसकी लग्न या राशि वृषभ है, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपके घर में कोई है तो चेक करिएगा, है ना। तो हम जो राशि पढ़ रहे हैं, स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो वो हम इंसान के बैठने के तरीके से, हाव भाव से, जैसे जो एरीज वाला है वो कहेगा यार चल घूम के आते हैं यार, यहाँ पे घूम के चलेंगे, वहां पे घूम के चलेंगे। ये बार बार उसको लगे यार ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, गुस्सा आ जाए तो बोल दे यार आज से दोस्ती खत्म। कभी प्यार आ जाए तो बोल दे यार मैं तेरे को सब कुछ देने को तैयार हूं। मतलब प्यार आ गया तो एकदम ही सब कुछ, गुस्सा आ गया तो अभी कट्टी। छोटे बच्चे नहीं होते हैं जैसे, कट्टी हो गए, मिल्ली हो गए। एरीज राशि वाले वैसे कि बच्चे हैं, प्यार भी बहुत करेंगे, गुस्सा भी बहुत करेंगे, और घूमते रहो फिरते रहो, लाइफ को एंजॉय करो, और कोई पंगा नहीं ले सकता। और किसी ने ज्यादा पंगा लिया तो मंगल है, तलवार लेके खड़ा है, ठोक भी देगा। ठीक है। अब ये है वृषभ राशि वाले, एक जगह खड़े हैं तो खड़े हैं, पता ही नहीं रोड पे खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हैं, बैल। ठीक है। और क्या होता है, ये डोमेस्टिकेटेड होते हैं ना। पहले कहते कोल्हू का बैल बन गया। मतलब पहले जो सरसों का तेल की जो मशीन होती थी वो बेचारे कोल्हू के बैल पे लगाई जाती थी, वो रिवॉल्व होता रहता था। मतलब बड़े मेहनती होते हैं। मतलब अगर उनको काम दे दिया जाए और उनको बता दिया जाए, जिसमें बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप उनको बता दो तो वो वाला काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। और पूजा जी ने बताया मारते हैं लोगों को, बट क्यों मारते हैं? क्या आपने देखा है सड़क पे चलता हुआ सांड हर किसी को मारता रहता है? नहीं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको गुस्सा आता है। उन्होंने भी बताया था गोविंद जी ने। लेकिन कब गुस्सा आता है?
ये इनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, पेशेंस 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 पेशेंस। और फिर अचानक से एक दिन जाके सींग मार देते हैं। अब उस इंसान को पता ही नहीं कि भाई आज मैंने क्या किया, वो तो इतने दिन पहले किया था ना। तो अब उनको थोड़े से स्लो होते हैं, उनको इतने दिन पहले वाली जो बात होती है अब याद आई होती है, तो अब जाके सींग मार देते हैं। तो जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं, पेशेंस तो बहुत गजब का होता है, लेकिन कभी भी उनका दिमाग खराब हो जाता है बहुत पुरानी बातें सोच के। उसकी वजह से वो अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। वृषभ राशि के बारे में बताया कि वाइट मतलब ब्यूटीफुल है, और उसका वो बैक से ओपन होता है, शुक्र से होता है, और अर्दी साइन है, मतलब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व एलिमेंट मतलब पृथ्वी कैसी है, हमारी धरती माँ, जिसके अंदर पेशेंस है। और जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं, जैसे एरीस राशि वाले, हमने ये देखा कि उनको दिन में वो स्ट्रांग रहते हैं। और जो शुक्र होता है, जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं, वो नाइट में स्ट्रांग रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी में। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को मेष राशि का दान बताएं, तो उसको दिन में बताएं, क्योंकि मेष राशि दिन में स्ट्रांग रहती है। और अगर हम किसी को वृषभ राशि से रिलेटेड कोई दान बताते हैं, तो वो रात का दान होगा, क्योंकि वृषभ राशि रात में बली होती है। ओके। अब इसमें लिखा है रिसाइड्स इन विलेज, फर्टाइल लैंड। अच्छा, अब ये कि ठीक है, अब ये विलेज को सिग्निफाई कर रहा है, फर्टाइल लैंड को सिग्निफाई कर रहा है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने ज्योतिष में। इस लाइन को हम यूज करेंगे अपने प्रश्न कुंडली में, कि अगर हम कि हमारा बच्चा खो गया है, वो कहाँ मिलेगा। अगर वृषभ राशि आ रही है तो हम क्या देखेंगे, भाई विलेज में मिल जाएगा, जहाँ पे उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, वहां पे मिलेगा आपका बच्चा। या ये चीज हमारी खो गई है, कहाँ मिलेगी। जैसे एरीज में, एरीज में क्या था, एरीज में ये था कि रिसाइड्स इन ईस्ट डायरेक्शन, हम ये कहेंगे पूरब दिशा में जाओ। और एरीज जो है जंगलों में और माउंटेन्स में भी पाया जाता है। तो हम ये बताएंगे कि आप माउंटेन में ढूंढने, मतलब अगर आप जहाँ पे भी खोया होगा उसके आसपास माउंटेन होगा या जंगल होगा, तो आप वहां पे ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। और अब इसमें है वर्ण, वो किस इंसान ने, कौन से जाति वाले इंसान ने खोया होगा, या किसके पास मिलेगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण के बारे में, मतलब हम लोग ये भी बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा खोया है या सामान खोया है, तो कौन से वर्ण, कौन से कास्ट के इंसान के पास वो पाया जाएगा। तो इसलिए हमें राशि और उसका ये सब समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फल दीपिका की जो बुक है ज्योतिष की, उसमें क्या मेंशन है, उसमें ये बताया गया है कि जो वृषभ राशि वाले होते हैं बड़े ही सत्यप्रिय होते हैं। अब जो काम करना है उसमें लगे रहते हैं, कंफर्ट बड़ा पसंद होता है। मतलब आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो अगर आप लोग कभी आगे चल के वृषभ राशि या लग्न वाले लोग से मिले, एक जगह बैठेंगे, तो बेड पे बैठेंगे तो चारों तरफ कुशन लगा लेंगे, ब्लैंकेट ले लेंगे, कोजी कोजी कर लेंगे, कम पानी वानी कॉफी वॉफी अपने चारों तरफ कंफर्टेबल होके फिर वो लोग बैठते हैं। वो जहां पे भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कंफर्ट हो जाए। और बड़े ही ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं। इससे हमें एक और सूत्र पता चलता है कि अगर कभी भी कोई बिजनेस पार्टनरशिप में हम जाएं, और अगर वृषभ लग्न का कोई व्यक्ति है, उसके साथ पार्टनरशिप करना अच्छी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है हमेशा बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, बार बार जो है क्लॉज को चेंज नहीं कराएगा, स्टेबल रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है। अब डिटेल में अगर हम जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है बुल होता है, जो कि सिंबल होता है ताकत का, स्थिरता का और डिटर्मिनेशन का। इसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र होता है, तो इसलिए कंफर्ट, लव, मटेरियल प्लेजर ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों से आप बोलोगे कि अध्यात्म की बात कर लो, मतलब डिपेंड्स, और भी चीज प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। बट ऐसे लोग कहेंगे यार ठीक है यार, मूवी देख लेते हैं, घर में सो लेते हैं, शॉपिंग पे चले जाते हैं, मतलब उनके लिए ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका जेंडर फीमेल होता है, स्वभाव से स्थिर होते हैं, पेशेंट होते हैं। अच्छा, अभी हमने दो राशियां पढ़ी हैं, एक चर
और स्थिर। चर राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं हमेशा घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। स्थिर राशि वाले बोलेंगे यार वर्क फ्रॉम होम सही तो है, मतलब क्यों ही जाना है ऑफिस। ठीक है, तो ये नेचर हो जाता है। अब इमेजिन करो किसी का हस्बैंड हो, वो चर राशि का हो और वाइफ स्थिर राशि की हो, तो हमेशा लड़ाई नहीं होती रहेगी। हस्बैंड बोलेगा चलो अब यहाँ के घूम के आएंगे वहां पे घूम के आएंगे, वाइफ की यार तुम घूम लो यार मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि वाइफ गुस्सा कर रही है, या वाइफ सोचेगी यार मेरा पति बाहर घूमता रहता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक जो एरीज वाले लोग हैं उनको एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता, और जो वृषभ लग्न वाले लोग हैं उनको बार बार जगह जाना अच्छा नहीं लगता, स्थिर रहना अच्छा लगता है। ऐसे हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को समझने के लिए भी ये नेचर ऑफ दी राशि काफी कुछ हमें बता देती है। अब ये डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन को है, सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वेल्थ, फैमिली, स्पीच, फूड, क्योंकि फूड हो गया ना, लोग कहते हैं अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, पैसे कमाओ, शॉपिंग करो, इस टाइप के लोग होते हैं। नक्षत्र होते हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और नक्षत्र के देवता होते हैं अग्नि, ब्रह्मा, सोम। बॉडी पार्ट्स होते हैं फेस, नेक, थ्रॉट, वोकल कॉर्ड्स और ईयर। अगर किसी का सेकेंड हाउस में प्रॉब्लम है तो उसको ईयर्स में, जैसे पूजा जी। अब आपने बताया कि आपके बेटे का एट्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट था? राहु। राहु था। ठीक है, तो उसके और यू उसका, को बता दो, वो हाँ, अब उसका दो है सेकेंड, वो। उसका सेकेंड हाउस में केतु हो गया, हाँ। है ना। अब सेकेंड हाउस कौन सा बॉडी पार्ट है? ईयर्स, वोकल कॉर्ड, थॉट, नेक, फेस। आपके बच्चे को इनमें से किसी भी चीज में रेगुलर बेसिस में प्रॉब्लम होती है? ईयर इन्फेक्शन ईयर अलॉट। इन्फेक्शन, अल्लाह। ठीक है, अब आपको इसका आंसर पता चल गया, राइट? क्योंकि हम्म। सेकेंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, राहु उसको देख रहा है सेवेंथ हाउस की दृष्टि से, तो ईयर्स में किसी को, ईयर्स में हो सकता है, किसी को फेस में, किसी को नेक में, किसी को थ्रोट में। फिर वो हम डिटेल में जाएंगे, कौन सा बॉडी पार्ट निकालेंगे वो भी हम पता चलेगा। वर्ण, ये वैश्य वर्ण है, ट्रेडर है, मर्चेंट क्लास है। सिंबल हो गया हमारा बुल, कलर हो गया व्हाइट, और टेम्परामेंट प्रकृति वात, मिक्सचर ऑफ एयर एंड अर्थ एलिमेंट हो जाता है। ऐसे लोग थोड़े से लेजी होते हैं और स्टर्बन होते हैं। जैसे बैल को अगर कहीं भगाओ भागेगा नहीं, आपकी जो है गाड़ी को अपने सींग से पलट देगा। तो जो वृषभ राशि वाले लोग अगर एक जगह बैठे हैं तो भाई उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। इनके अच्छे पॉइंट्स होते हैं कि लॉयल होते हैं, इस वजह से बिजनेस पार्टनर्स भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं, और लाइफ पार्टनर भी अच्छे होते हैं क्योंकि लॉयल है। बट लॉयल का मतलब ये नहीं होता है कि बड़े इंटरेस्टिंग हो गए कि डिस्को में डांस भी कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे, नहीं, लॉयल है, लॉयल रहेंगे। ठीक है, पेशेंट होते हैं, लव फॉर ब्यूटी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, रिलायबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, और फिनेंस में इनके पास पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, इनके पास पैसे इकट्ठे भी बहुत हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टर्बन होते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब थोड़े अध्यात्म भी जरूरी है इंसान की लाइफ में, बट उनकी लाइफ में अध्यात्म कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। पॉजिटिव होते हैं, लेजी होते हैं। अब क्या होता है कि थोड़े से पॉजिटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब कहीं घूमने तो जा नहीं रहे होते, एक ही जगह पे बैठना इनको अच्छा लगता है। अब इनके फ्रेंड्स या इनके लाइफ पार्टनर या इनके लव ऑफ देयर लाइफ वो तो घूमने जाएंगे ना, तो जेलस होंगे, पॉजिटिव होते रहेंगे कि अरे पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसे थॉट आते हैं इन लोगों को, बट एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं फूड में, लग्जरी को, और इनको फिर थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस रहता है। सो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:13। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हमें समझ में आ रहा है? वृषभ राशि, एरिस राशि, ये हमें समझ में आ गया ना। अब हमारे परिवार में, दोस्त में, फैमिली में किसी की भी ये दोनों राशियां होंगी तो हम इजीली समझ लेंगे ना कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? गार्गी जी, हाँ जी। we did Uch Neech, right? We studied Uch Neech also, right? यस, वी हैव स्टडीड उच्च आल्सो। तो राहु यस, कहाँ पे उच्च और केतु कहाँ पे उच्च, वो उच्च नीच उसका कुछ, डिड वी डू दैट? यस।
सो राहु होता है वृषभ राशि में उच्च का। और मैं आई विल गिव यू द टेबल ऑल्सो फॉर राहु एंड केतु। बट अभी डिस्कशन के लिए राहु जो होता है उसको दो राशियों में उच्च का बोला जाता है। एक तो मेष राशि में और वृषभ राशि में। और केतु को तुला राशि में और वृषभ वृश्चिक राशि में उच्च का बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर टॉरस है मतलब वृषभ राशि है जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें उच्च का, अगर वो राशि है 2 नंबर लग्न में लिखा है और वहां पे राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन, उसके पास पैसे, बहुत पैसे आएंगे, बहुत लग्जरी रहेगी, क्योंकि राहु उच्च का हो गया, बहुत कुछ देने वाला हो गया उसको राहु। हाँ। हाँ Okay, जी we'll get दिव्या। the notes, right? हाँ हाँ, आई विल गिव यू दिस। Okay, okay. लग्न में पाप ग्रह कौन से और क्या है। हाँ, अभी तो हम लोग राशि पढ़ रहे हैं, पहले आप लोग, अभी आप लोगों ने हाउसेस पढ़े, अब आप राशि पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स पढ़ेंगे, फिर वो प्लैनेट्स कौन से भाव में कौन से राशि में पढ़े, फिर वैसे पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी तो हम सेकंड नंबर राशि पे हैं। हाँ जी दिव्या जी प्लीज बताइए। गार्गी, अभी जैसे इन्होंने पूछा आपसे तो आपने बोला सेकेंड हाउस में अगर राहु होता है तो सेकंड उच्च का हाउस में होता है। वृषभ, सेकेंड हाउस, वृषभ सेकंड हाउस में नहीं, सेकंड राशि पे, 2 नंबर राशि पे, टॉरस पे उच्च का अच्छा, होता है। अगर अगर सेकेंड टॉरस राशि में उच्च का होता है यानी, लेकिन अगर सेकेंड हाउस में बैठा है लेकिन उस पर 2 नंबर नहीं लिखा है तो वो हाँ, उच्च का नहीं हुआ। नहीं वो उच्च का नहीं मानेंगे। लेकिन अगर सेकेंड हाउस में होता है उसके साथ 2 नंबर भी मेंशन्ड होता है यानी तब होता है वो उच्च का। हाँ तब होता वो उच्च का। ओके। ठीक है, तो 2 नंबर पे होना जरूरी है। एनीवन, एनी अदर क्वेश्चंस। आज की क्लास वैसे किसी को कुछ समझ में आई, कुछ अच्छा लगा, लग रहा है कि थोड़े थोड़े ज्योतिषी बन रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा हम समझ पा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, कैसे प्रिडिक्शन होते हैं ये समझ में आ रहे हैं। गोविंद जी, आनंद जी, पूजा, प्रीति, मृणाल, एनीवन, एनी कमेंट्स। Yeah, we're going great. लेकिन like what I studied is like totally different ना, so मुझे like I'm आपने having क्या little, पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था। नहीं नहीं, जैसे राहु केतु लाइक ऊंच नीच होता ही नहीं है लाइक ना, सो नो नो वरीज, कोई नहीं। हाँ हाँ। लेट्स सी दिस पार्ट आल्सो ना। यस यस। नहीं आप देखोगे, डिफरेंस देखोगे। जैसे जो मैंने अपने श्योर आपको श्योर। एक क्लाइंट का एग्जांपल बताया वास्तु वाले के लिए, हम्म। उनका जो राहु था वो वृश्चिक राशि में था। ठीक है, वो नीच का हो गया। इसकी वजह से उनको जो है कैंसर ठीक ही नहीं हो पा रहा है, और साउथ वेस्ट में सोने से तो और भी ज्यादा कैंसर ठीक नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि अगर हम राहु केतु का ऊंच नीच माने ही नहीं, तो फिर हम घर की डायरेक्शन और उन इंसान का रूम, फिर उसको इम्पैक्ट कैसे कर रहा है वो। इट्स ओके, इट्स ओके। या नहीं नहीं, इट्स ओके नहीं, मतलब यू शुड नो, यू शुड ऑलवेज नो कि अच्छा ये अगर डेफिनेटली। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, एज पर वास्तु, एज पर कुंडली, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और राहु केतु नीच का होता है जब, तो ऐसे व्यक्ति का ना शनि भी खराब होता है ऑटोमेटिक, मतलब ये मेरी रिसर्च से मैंने देखा है। तो ऐसे व्यक्ति पे ऊपर पुलिस, कोर्ट कचहरी, रेड पड़ना, ये सब चीजें भी उसकी जो लाइफ फिर में लाइक, हो जाती थी। जो आप चार्ट देखते हैं वास्तु के लिए, तो आप वो लग्न से देखते हैं सब, ये हाँ तो लग्न थोड़ा। कुंडली से, हाँ लग्न कुंडली से देखते हैं वास्तु के लिए। तो वास्तु आई डिड उसमें खाली चलित से देखते हैं, सो आई जस्ट वांट टू कंपेयर ऑल दिस थिंग्स हाँ हाँ ना। ये हो। हाँ जी। नो वरीज, नो वरीज, यू आर गोइंग एंड ग्रेट एनीवेज, हाँ। थैंक्स। नाइस नाइस। दिव्या, यू हैव रेज्ड योर हैंड। नहीं, ओके, वो सॉरी, पहले का था, मैं लोअर करना भूल गई। ठीक है। पूजा, गोविंद, मृणाल, आज कुछ सीखा, लगा कि अब कोई मिल जाए टॉरस और एरीज, उसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा अब उसको, मुझे तो आ गया एस्ट्रोलॉजी। एनीवन। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास हम लोग फिक्स कर लेते हैं, वेनसडे थर्सडे नेक्स्ट वीक। सो प्लीज अपने आप को, अपना कैलेंडर फ्री रखिएगा, क्योंकि कहीं पे, अच्छा, कल, कल है हमारी धनतेरस। तो छोटे छोटे से उपाय हैं धनतेरस के लिए जो आप सब लोग कर सकते हैं। कल यम दीपक जलता है।
ठीक है। तो सबसे पहले कल तो 14 दिए अपने सारे डायरेक्शंस में आप लगाइए, और एक जो मेन दिया रहेगा उसके नीचे गेहूं, अगर बेस्ट रहेगा गेहूं का सतिया बना के, मतलब स्वास्तिक बना के, और आटे का दीपक चौमुखी, मतलब 4 डायरेक्शंस में अपने घर के बाहर रखें। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये यम देवता के लिए होता है कि घर में किसी की अल्प मृत्यु या अचानक मृत्यु नहीं होती, अगर जो भी कल के दिन अपने दरवाजे के बाहर यम का दीपक बनाते हैं। नीचे गेहूं रहेगा स्वास्तिक, उसके ऊपर आटे का दिया चौमुखी दीपक। आप लोग ये कर सकते हैं। और कल धन्वंतरी जी का दिन है, धनतेरस। तो धन्वंतरी जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, जो समुद्र मंथन में से निकले थे। और इन्होंने ही आयुर्वेद और सारी जड़ी बूटियों का जो ज्ञान था, मतलब मेडिकल मेडिकल का जितना भी ज्ञान था, धन्वंतरी जी ने दिया है। और कल के दिन धन्वंतरी जी की गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और धन्वंतरी जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। बहुत सारे ग्रंथ लिखने के बाद लोगों ने बोला कि कुछ समराइज करके हमें कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो हमारी हेल्थ ठीक रहे। तो उन्होंने बोला, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युत, अनंत, गोविंद। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मंत्रों का रेगुलर जप करता है तो उसकी बॉडी से सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये बात मैं तुम्हें सच सच कह रहा हूँ, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। ये धन्वंतरी जी ने अपना समराइज करने के बाद, सारा ज्ञान देने के बाद ये बोला। तो हमारे, अगर आपके बच्चे, आप खुद कभी भी आपका हेल्थ का कुछ भी इशू होता है, तो हमें पता है अच्युत, अनंत, गोविंद, ये मंत्र आप जप करिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कल आप ये इमेजिन करिएगा कि धन्वंतरी जी, आप जब आप घर में दिया जलाएंगे चारों दिशाओं में, 14 डायरेक्शंस में, आप लोग ये इमेजिन कीजिएगा कि आपके घर में अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी आपके घर में एंटर कर रहे हैं। आपके घर से जितने भी रोग हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या आत्मा का प्रकार से कैसा भी रोग हो, दुख हो, दर्द हो, वो सब कुछ दूर कर रहे हैं धन्वंतरी जी, और आपके घर में अमृत की वर्षा हो रही है। कल आप लोग सब लोग ये इमेजिन कीजिएगा। और कल इवनिंग में आप लोग, मैं आप लोगों को इवनिंग का मुहूर्त सब आप लोगों को चैट में भेज दूँ। बहुत सारे चैट आ गए हैं। हाँ, यम दीपक का साउथ फेसिंग होता है। कैन यू शेयर मंत्र प्लीज? मंत्र, यस, 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 यस। मंत्र आई विल शेयर इन आवर चैट। ठीक है, तो आप सब लोग कल प्लीज यम दीपक जरूर 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 लगाइए, ताकि आपके किसी के भी घर में अकाल मृत्यु ना हो और यम देवता प्रसन्न हो। और कल धन्वंतरी जी की कृपा आप सब पे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, हर प्रकार से आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। एंड हैप्पी आंटी, दिवाली एडवांस। हाँ जी। सॉरी, मेरे इसमें दो छोटे क्वेश्चंस हैं। जो हम्म। गेट के बाहर आपने बोला चौमुखा दिया जलाना है, जिसके नीचे गेहूं से फाइल फॉर सौतिया बनाना है, हाँ तो हाँ। वो लेफ्ट साइड बनाना है या राइट साइड में रखना है? जो भी डायरेक्शन आपके दरवाजे का साउथ डायरेक्शन हो, जब आप कंपास में चेक करोगे तो साउथ होगा, एक ईस्ट होगा, तो जो मोर टुवर्ड साउथ है वो आप कर सकते हैं। ओके। एंड क्या ऐसा कुछ होता है कि जब घर के सारे मेंबर्स आ जाए उसके बाद जलाना चाहिए? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, आपके जो भी मेंबर हैं, आपके हस्बैंड या जो भी, तो वो कितने बजे तक घर आ जाएंगे? मतलब मैंने, हाँ, मतलब हमारे बड़े कहते थे कि जब सब लोग घर से वापस उसके बाद फिर बाहर नहीं जाते। ऐसे होता है क्या कि सब लोग जब वापस आ जाए घर पे उसके बाद लेट नाइट जलाना चाहिए? ऐसा कुछ होता है क्या ये यम दीपक का? मतलब आप बताओ आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और कल कब तक आ जाएंगे सब लोग? 10:30 मैक्स और 11। अच्छा। कि इसको हम जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, आटे का ही बनेगा, तो आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा जो काफी पूरी रात तक जले, इतना आप कर लीजिएगा। एंड ऑयल, तिल का तेल यूज करना है उसमें? सरसों का भी यूज कर सकते हैं और तिल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन? मंत्रा, यस, मंत्रा, हैप्पी दिवाली। हाँ जी, हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
हैप्पी दिवाली। Bye, Happy Gagi. Good night. Happy Diwali. Diwali. Happy Diwali to all of you.